नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय टीसी चौहान सर में स्वागत है। आपके लिए हम स्पेशल लेके आए हैं अभी ब्रह्मास्त्र सीरीज़, जो आने वाले एक्स ग्रुप एग्ज़ाम के लिए, जो कि एयरफोर्स एग्ज़ाम, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ हम तैयार कर रहे हैं। उनके अंतर्गत हम कुछ चैप्टर्स आपके लिए लेके आए हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ये एक पैटर्न होगा आने वाले एग्जाम के लिए। ब्रह्मास्त्र 25 में से 25 नंबर कैसे लाए जाएं, ये आपके लिए होगा। दिस इज ब्रह्मास्त्र सीरीज फॉर इनकमिंग एयरफोर्स एग्जामिनेशन। इसमें आज हम जो चैप्टर्स लेने वाले हैं वो लेंगे विमीय डायमेंशंस, एक विमीय गति 1D मोशन, 2D मोशन द्विविमीय गति तथा वेक्टर्स और सदिश। इनके ऊपर आने वाले प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आने वाले एक्स ग्रुप के एग्जाम के अंदर जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जिन क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम विमाओं की बात करते हैं, विमाओं पर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। विमीय डायमेंशंस पे आने वाले प्रश्न कैसे होंगे, तो देखिए, विमाओं के ऊपर जो अक्सर ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, लॉजिकल पूछे जाते हैं या डायरेक्ट डायमेंशंस पूछी जाती है, सीधी विमीय पूछी जाती है। जैसे आपको पूछ लिया श्यामता, जो कॉमन क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, वो है श्यामता गुणांक। श्यामता गुणांक की विमीय क्या होगी? श्यामता गुणांक की विमीय। अब ये आपको क्वेश्चन पूछ दिया, डायमेंशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब ये सवाल पूछिए। अब लॉजिकल है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा, कैसे इसका आंसर हम देंगे वो अब देखिए। हम जानते हैं सूत्र स्टोक के नियम के हिसाब से F = 6 पाई ईटा RV होता है। इसमें ईटा श्यामता गुणांक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वैसे आपको पता है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो ईटा = क्या होगा? F/6 पाई RV। निकाल लेना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। कई बच्चे रटते हैं, लेकिन मैं ये विश्वास नहीं करता रटाने में, हम लॉजिक में विश्वास करते हैं। बल की विमीय m1 l1 t-2, 6 और पाई की कोई विमीय नहीं होती। r यहाँ पर दूरी है, डिस्टेंस है, l1 हो जाएगा। v वेलोसिटी वेग है, l1 t-1 होगा। ये होगा m1 l-1 t-1। ये इसकी श्यामता गुणांक की विमीय होगी। अपने आप में अलग विमीय है, इसलिए इसके पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन बेस जो आता है वो मैंने आपको बताया। दूसरा जो लॉजिकल क्वेश्चन आता है वो आप समझिए। सवाल होगा विस्थापन y = a sin bt + c में a, b, c की विमीय क्या होगी? क्या होगा? इसमें सीधा ऐसे पूछोगे, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, यू हैव टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ a, b और c। अब विमीय a, b, ये लॉजिकल है। तो देखिए, ये साइन है, साइन के आगे कोई विमीय नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती। a की विमीय होती है जो विस्थापन के बराबर होती है। ये अनुप्रयोग है विमाओं का, आपको पता हो। तो इसकी a की जो विमीय होगी, y की विमीय विस्थापन है, विस्थापन की l1, यानी इसकी होगी l1। ये लॉजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर साइन के अंदर ये जो चीज है वो पूरा कोण है, ये एंगल है। अब एंगल की विमीय, कोण की विमीय कैसे होगी? तो कोण के अंदर ये जो b है, ये क्या है? तो ये पूरी विमीयहीन है। कोण एक विमीयहीन राशि होता है, तो ये स्टेप पूरा विमीयहीन होगा, ये स्टेप भी पूरा विमीयहीन होगा। तो इसका मतलब b × t विमीयहीन, यानी डायमेंशनलेस m0 l0 t0। अपने b चाहिए तो m0 l0 t0 अपॉन नीचे t चला जाएगा t1, यानी m0 l0 t-1। ये b की डायमेंशन हो गई, b की विमीय हो गई। तो हम इस प्रकार से b की डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे आ रहा है c। c की डायमेंशन क्या होगी? तो c स्वयं एक कोण ही है, तो कोण की विमीय क्या होगी? c = m0 l0 t0। क्योंकि कोण एक विमीयहीन है, एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये पूरी डायमेंशन के कंसेप्ट पे हमने पढ़ा। ये लॉजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, एक इस टाइप का क्वेश्चन है।
एक सवाल जो अक्सर नेवी एयरफोर्स सब में पूछा हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। वो क्वेश्चन है C is equal to 1 upon under root mu naught epsilon naught की V by A। तो इसमें हो सकता है आपको C नहीं दे, हो सकता है C आपको नहीं दे, सिर्फ ऐसे पूछ ले कि 1 upon under root mu naught epsilon naught की V by A क्या होगी, ऐसे पूछ सकते हैं। खाली mu naught epsilon ऐसे पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये भी। तो इसका क्या होगा, तो ये वेग है, इट इज वेलोसिटी, और वेग की विमाएं होती है m0 l1 t माइनस सीधा सीधा वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेग होता है, वेग की विमाएं इस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो ये विमाओं के बारे में जो लॉजिकल क्वेश्चन अक्सर बनते हैं उनके बारे में हम चर्चा अभी कर रहे हैं। जैसे एक सवाल ऐसे पूछ लिया कि PV इज इक्वल टू RT, ये क्वेश्चन है PV इज इक्वल टू RT में R की विमाएं क्या होगी। R गैस नियतांक के विद्यार्थियों, और गैस नियतांक की विमाएं आप जानते हो, गैस नियतांक R इज इक्वल टू होगा PV अपॉन T। अब बिल्कुल लॉजिक लगाओ, P दाब है, V आयतन है, दाब इनटू आयतन हमेशा कार्य होता है, तो W अपॉन T का लेना चाहिए। T समय नहीं है, T ताप है, इस हिसाब से विमाएं निकालेंगे तो कार्य की हो जाएगी m1 l2 t-2, और नीचे ताप है, ताप का ऊपर जाके हो जाएगा k-1। तो इस तरह से हम गैस नियतांक की विमाएं ज्ञात कर सकते हैं। यू कैन फाइंड डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ऐसे लॉजिकल सवाल पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। अभी हम ब्रह्मास्त्र सीरीज पे काम कर रहे हैं जो आपके लिए वाकई ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। आप पैटर्न का ध्यान रखना, हम जो एयरफोर्स में आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस के पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इसी के अंदर विमाओं के अंतर्गत ही कई बार त्रुटियों के सवाल भी पूछे गए हैं। त्रुटियों का सवाल, एरर का क्वेश्चन कैसा बनता है, एक विशेष पैटर्न का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अक्सर लॉजिकल सवाल ज्यादा पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है क्वेश्चन, देखिए बहुत शॉर्ट होता है ना, हमारे पास समय कम होता है, हमको 1 मिनट के से भी कम समय में 40 सेकंड में एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है, तो लंबे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मैं अक्सर यही करता हूं। तो यहाँ पर कैसे सवाल आएंगे, तो सवाल देखिए, यदि इफ x is equal to a cube root b upon c की पावर 1/3 में a, b, c की प्रतिशत त्रुटि 2%, 4% व 3% है, तो x में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। If percentage error of A, B and C are 2%, 4%, 3%, what will be percentage error in X? We have to find that. How to find? कैसे करें? तो लॉजिक है सीधा, X is equal to अपन जानते हैं A cube root B upon C की पावर 1/3। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, A cube B की पावर 1/3, A cube B की पावर 1/2 अपॉन C की पावर 1/3। परसेंटेज निकालने के लिए डेल्टा x अपॉन x परसेंट 0, 3 बाहर आ जाएगा, डेल्टा a अपॉन a परसेंट प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा, डेल्टा b अपॉन b परसेंट प्लस 1/3 बाहर आ जाएगा, डेल्टा c अपॉन c परसेंट। सीधा प्रतिशत त्रुटि के ऊपर क्वेश्चन बना। अब आप देखिए 3 इनटू a में परसेंटेज एरर कितना है 2%, तो सीधा 2% लिखा। 1/2 इनटू b में परसेंटेज एरर कितना है 4%, सीधा 4% लिखा। 1/3 इनटू डेल्टा c अपॉन c में परसेंटेज एरर कितना है 3%, कट किया, सिंपलीफाई किया, ये आया 6% प्लस 2% प्लस 1%। इस तरह से आंसर आ गया आपके पास 9%। तो इस तरह के आंसर भी आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये लॉजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। अब आप देखिए, इसी के ऊपर एक पैटर्न बता रहा हूं कि हम, ये तो हो गया जनरल न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन, एक लॉजिकल आता है। हम अगर बहुत सारी रीडिंग लेते हैं तो उससे त्रुटि के ऊपर क्या असर पड़ता है, ऐसा भी सवाल आता है। एक बार ऐसा क्वेश्चन आएगा कि यदि एक पाठ्यांक में त्रुटि, क्वेश्चन क्या था कि यदि एक पाठ्यांक में त्रुटि 2% है, यदि एक पाठ्यांक में त्रुटि, मान लो प्रतिशत में क्या x ले दिया, x है, तो
200 पाठ्यांकों में त्रुटि क्या होगी। अब ये लॉजिकल हो गया पूरा, गजब का क्वेश्चन बन गया कि आप जितनी ज्यादा रीडिंग लगाएंगे त्रुटि का क्या होगा, एरर क्या होगा। क्वेश्चन है कि इफ एरर इन वन ऑब्जर्वेशन इज x, हाउ मच विल बी एरर इन 200 ऑब्जर्वेशन, 200 में कितनी होगी। तो बहुत सिंपल, बहुत लॉजिकल, बहुत इजी। क्या कहता है, जितने ज्यादा ऑब्जर्वेशन उतनी कम होगी, यानी इसमें त्रुटि होगी x/200। बस जितने ऑब्जर्वेशन लिए हैं, जितनी पाठ्यांक लिए हैं, उसका भाग लगा दीजिए इतनी कम। जैसे आपने एक पाठ्यांक में त्रुटि x है तो दो पाठ्यांक में x बटा 2, 4 में x बटा 4, 5 में x बटा, जितने पाठ्यांक लेते जाओगे उतनी कम होती जाएगी। ये भी लॉजिकल प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो ये मैंने विमाओं के ऊपर और इनके ऊपर, ये ब्रह्मास्त्र सीरीज है आपके लिए, इनके ऊपर मैंने प्रश्न बताए। आगे बढ़ते हुए अब हम लोग जो प्रश्न लेने वाले हैं वो एक विमीय गति में जो अक्सर लॉजिकल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जो कम समय में, आपके पास मात्र 40 सेकंड, आप जरूर इस चीज को याद रखें और दिमाग में ये बिठाएं कि अगर कोई लंबा क्वेश्चन है तो उसको हमको अटेंड नहीं करना है। शॉर्ट क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछे जाएंगे, एक दो क्वेश्चन लंबे जानबूझ के पूछे जाते हैं ताकि आपका समय खराब हो। वो क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन ही छोड़ने के लिए होते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं बाकी समय में आप क्वेश्चन में समय बचा के और उस समय का यूज आप उसमें कर सकते हो, लेकिन उसके लिए टाइम बचाने के लिए आपको लॉजिक पता होना चाहिए। तो आप आगे जो टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं उस टॉपिक के अंदर अगला जो लॉजिक होगा वो एक विमीय के ऊपर मैं बताने वाला हूं, 1D के ऊपर बताने वाला हूं। देखिए विद्यार्थियों, एक विमीय गति की जब हम बात करते हैं, 1D मोशन की जब हम बात करते हैं, तो उसमें ज्यादातर सवाल ग्रेविटेशन के, औसत वेग के, एवरेज वेलोसिटी, ग्रेविटेशन, गुरुत्व के अधीन गति, इनके ऊपर ज्यादा पूछे गए, लॉजिकल भी ज्यादा पूछे गए। तो कैसे प्रश्न आए हुए हैं उनके ऊपर आप जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे सबसे पहले ये पूछा गया है कि जब हम परिवर्तन की बात करते हैं, गति की बात करते हैं, तो गति में विस्थापन बड़ा होता है या दूरी बड़ी होती है। ये सवाल अक्सर पूछा गया है, तो हमेशा आप याद रखना, ऐसे प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, दूरी तथा विस्थापन का अनुपात होगा a greater than equal to 1, b less than equal to 1, c equal to 1, d equal to 0। अब ये जैसे सवाल पूछे है, तो आप ये ध्यान रखें, ये दूरी है, ये विस्थापन है। दूरी हमेशा अधिकतम होती है, ज्यादा से ज्यादा होती है, डिस्टेंस इज मैक्सिमम। विस्थापन न्यूनतम दूरी होती है अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के मध्य की। जैसे आप यहां से स्टार्ट किए, यूं चल के यहां आए, यहां आए, मान लीजिए बी पॉइंट, तो ये विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और जबकि ये पूरी दूरी होगी। तो छोटा कौन है, विस्थापन, बड़ा कौन है, दूरी। तो इसका मतलब दूरी, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जब ये ऐसा है तो इसको अगर नीचे लगाएंगे तो दूरी बटा विस्थापन, क्योंकि हमें अनुपात पूछा है, दूरी बटा विस्थापन जो होगा वो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक से अधिक होगा। ये लॉजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा गया है और फिर पूछे जाने की संभावना है। फिर ऐसा पूछते हैं कि अगर आपके पास वृत्तीय गति का एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वृत्तीय गति में परिवर्तित होगा, वृत्तीय गति में क्या परिवर्तित होगा, तो ए वेग, बी चाल, सी दोनों, डी गतिज ऊर्जा। अब ये प्रश्न है, वृत्तीय गति में परिवर्तित क्या होगा, क्या चेंज होगा। जब हम वृत्तीय गति की बात करते हैं तो उसमें आप देखिए चाल फिक्स रहती है, चाल फिक्स रहती है। ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन व्हिच क्वांटिटी चेंजेस, वेलोसिटी और स्पीड और बोथ और काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो स्पीड फिक्स रहती है, यानी v फिक्स रहेगा, स्पीड फिक्स रहेगी, यानी v मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा। लेकिन जब हम एरो लगाए तो वो
वो चेंज होता है, इसका मतलब क्या है, वो वेग है, वेलोसिटी चेंज होती है, वेग अवश्य ही परिवर्तित होगा। तो वेग परिवर्तित होगा लेकिन चाल परिवर्तित नहीं होगी। आपका आंसर हो जाएगा ए। क्यों परिवर्तित होगा वेग? क्योंकि उसकी दिशा परिवर्तित हो रही है, दिशा परिवर्तित हो रही है, इस वजह से परिवर्तित होगा। तो ये इसका कंसेप्ट है, वृत्तीय गति में परिवर्तन का ये कंसेप्ट रहेगा। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा है। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं जो आपके आने वाले एग्जाम में जिन सवालों की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रही है, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रही है, इसलिए हम ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर विशेष तौर से इस बात का ही हम ध्यान रख रहे हैं। देखिए आगे हम लॉजिकली बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी भी औसत वेग की बात करें तो औसत वेग में मैंने दो कंसेप्ट आपको बता रखे जिनके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए। जैसे एक कार एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा से पहुंचकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से लौटती, तो औसत वेग क्या होगा? A car moved from one station to another station with 40 km per hour and returned with 60 km per hour. What will be the average velocity? How to find the average velocity? It's very simple, student. बहुत आसान है। V एवरेज आपको निकालना है, V औसत आपको निकालना है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बता रखी है। एक स्टेशन से गई कार दूसरे स्टेशन से वापस लौटी कार, तो जाने और आने में दूरी फिक्स रह गई। दूरी जब फिक्स रहती है, डिस्टेंस जब फिक्स रहती है, तो इस कंडीशन में एक ही फॉर्मूला लगता है, वो है v1 v2 अपॉन 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सीधा लॉजिक है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 है। तो 2 इंटू v1 40, 60/40 प्लस 60, ये 100 गए, ये 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से भी हम लॉजिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। अब बताता हूं कुछ प्रश्न और जो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, जैसे ग्राफ के बारे में पूछते हैं। जैसे क्वेश्चन में अक्सर मैंने बताया आप लोगों को, ये भी ब्रह्मास्त्र सीरीज का एक मेन पार्ट है। ग्राफ के बारे में पूछते हैं कि अगर VT ग्राफ आपको दिया हुआ है जिसमें ये ग्राफ A है, ये ग्राफ B है, तो पूछेगा A व B में से त्वरण अधिक होगा, ज्यादा त्वरण किसका होगा? तो जिसका ढाल ज्यादा है उसका त्वरण ज्यादा है। इन फॉलोइंग ग्राफ आउट ऑफ A एंड B व्हिच हैज मोर एक्सेलरेशन, जिसका ढाल ज्यादा है, जिसका झुकाव ज्यादा है, उसका त्वरण ज्यादा होगा। A का ढाल ज्यादा है क्योंकि इसका कोण ज्यादा है, इसका कोण कम है, तो θ1 ग्रेटर देन θ2, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन A ग्रेटर देन एक्सेलरेशन B, A का त्वरण B के त्वरण से ज्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं VT ग्राफ का जो ढाल होता है वो हमेशा त्वरण द्वारा दिया जाता है। कुछ क्वेश्चन लॉजिकल और पूछे जाते हैं इसी सीरीज में। हम आपको गारंटी देते हैं लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, आप उनके ऊपर विशेष ध्यान दें जिनके अंदर कोई ना कोई लॉजिक अवश्य लगता है। जैसे अब हम जो आपको प्रश्न बताने वाले हैं जिसके अंदर गुरुत्व के अधीन गति के अंतर्गत अगर हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है, u वेग से हमने ऊपर की ओर फेंका, तो ऐसा पूछा जाता है उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होगा? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। व्हाट विल बी वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट? उच्चतम बिंदु पर वेग v, हाईएस्ट पॉइंट 0। हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। याद रखना, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है अगर u वेग से आपने किसी चीज को फेंका, u वेग से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया, तो उच्चतम बिंदु तक जाने में कितना समय लगेगा? तो देखो लॉजिक है, समय निकालना है अपने को। गति की प्रथम समीकरण लगा दीजिए, v = u - gt। उच्चतम बिंदु पर वेग अभी मैंने आपको बताया 0 होता है, u दे रखा है -g × t, समय निकालना है u/g, बस सीधा सा। अब ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है
और लॉजिकल न्यूमेरिकल भी आ सकता है। u का मान दे देगा, g अपने को 10 लेना है या 9.8 लेना है, सीधा मान रखे। जैसे मान लो आपको दे दिया कि u 20 मीटर प्रति सेकंड से फेंका, उच्चतम बिंदु पे जाने में समय कितना लगेगा, g अगर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले लिया तो टाइम 2 सेकंड लग गया। अक्सर ये भी पूछते हैं किसी वस्तु को ऊपर फेंका, वापस नीचे आने में समय कितना लगेगा। देखो समय सीधा ब्रह्मास्त्र है, टाइम निकालने के लिए जितना समय जाने में लगता है उतना ही समय आने में लगता है। कुछ नहीं करना, 2t कर देना, डबल कर देना बस। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है कि कितने समय में पहुंचेगी वापस और कितने समय में आएगी। तो t = 2 × u/g यानी 2u/g। अगर इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता तो इसमें यहां जो 2 सेकंड जाने में लगे तो आने में भी 2 सेकंड लगेंगे, तो t = 4 सेकंड डायरेक्ट लॉजिकल आंसर आ जाएगा। ये भी सीरीज में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है। अपनी इसी ब्रह्मास्त्र सीरीज में हम लेने वाले हैं अगला प्रश्न, जिसमें अक्सर ऊपर से किसी चीज को नीचे फेंकने में अगर आपको दूरी दे रखी है तो कितने समय में नीचे आएगी। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा गया है। एक टावर की ऊंचाई 200 मीटर है, किसी वस्तु को छोड़ने पर नीचे पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में नीचे आएगा। तो ये आपके पास टावर है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, an object is dropped from height 200 meter, in how much time it will reach to the earth। तो ये यहां से अगर हमने इसको ऊपर से छोड़ा है तो कितने टाइम में, आपको हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है, गति की द्वितीय समीकरण सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन h = ut + ½ gt²। हमने छोड़ा है, छोड़ने पर ड्रॉप किया है, मतलब प्रारंभिक 0 है, तो h = 0 + ½ gt² रहेगा, तो t = रहेगा √2h/g। अब आपने 200 मीटर से छोड़ा है तो t = 2 × 200/10, ये कट कर दिया, √40 यानी 2√10 सेकंड। ये इसका आंसर आ गया। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे सवाल। अब ये भी पूछा गया है, आप ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा जा चुका है। एक लॉजिकल सवाल ऐसा पूछा गया है, एक गेंद को हमने ऊपर फेंका, वापस अब आपके हाथ में गेंद आई, उसका वेग क्या होगा। तो जिस वेग से हमने फेंका है वही वेग वापस आते समय होगी। सेम वेलोसिटी विल बी देयर, नो चेंज इन द वेलोसिटी। किसी चीज को ऊपर से छोड़ने पर h ऊंचाई की जब वो ट्रेवल करते हैं नीचे आते समय उसका वेग क्या होगा, ये भी पूछा गया है। तो ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। q = इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें √2gh लगा देंगे। अगर आपने h ऊंचाई से किसी गेंद को छोड़ा है तो जब नीचे पहुंचेगी तो इसका वेग क्या होगा, तो v = √2gh। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इसी हमारे ब्रह्मास्त्र सीरीज का एक पार्ट है। तो इसमें कुछ चीजें आपको याद रखते हुए लॉजिक लगाना है। जैसे आपने 500 मीटर से किसी चीज को छोड़ा, नीचे आते टाइम उसका वेग क्या होगा, सीधा √2gh लगा दो, 2 लिखिए, g का मान लिखिए, h लिख दिया, खत्म। लॉजिकल पहली बात तो न्यूमेरिकल कम चांस होता है पूछने के, ये ज्यादा पूछता है, खुद ही पूछ लेते इसका वेग क्या होगा, v √2gh, खत्म हो गया। तो ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब मैं आपको कुछ सवाल बताता हूं सदिशों के ऊपर, वेक्टर्स के ऊपर, वो कैसे पूछे जाते हैं। हमारी इसी ब्रह्मास्त्र सीरीज का भाग है सदिश, काफी इंपॉर्टेंट है। वेक्टर के बारे में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेक्टर के बारे में लॉजिकल सवाल ज्यादा आते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि यदि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो a वेक्टर व b वेक्टर के मध्य कोण क्या होगा। What is angle between a vector and b vector? कैसे निकालेंगे? If a vector cross b vector is on a dot b, what is angle between a and b? तो कैसे? बहुत सिंपल, a vector cross b vector is equal to, हमने लिखा a dot b। क्रॉस में हम जानते हैं क्या होता है, ab sin थीटा, और इसमें होता है ये मैग्नीट्यूड होगा, प्रश्न में दे रखा होगा आपको मैग्नीट्यूड और n क्या लिखने की जरूरत नहीं है, और ये होगा ab cos थीटा। ab कट जाएगा, ये आ जाएगा
tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो इनके बीच में जो कोण होगा वो होगा 45 डिग्री। ये अपना आंसर हो जाएगा। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है। एक सवाल ऐसे पूछा जाता है कि हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल किस विधि से ज्ञात करते हैं। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। व्हाट इज द मेथड टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल किस विधि से ज्ञात किया जाता है। तो इसमें सवाल क्या है, लॉजिक क्या है। नंबर 1 बिंदु गुणन, नंबर 2 सदिश गुणन, नंबर 3 सदिशों का योग, नंबर 4 उपरोक्त सदी। देखिए, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, एडिशन ऑफ वेक्टर, ऑल ओवर। तो इसमें आंसर आपका होगा सदिश गुणन, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो भी निकालते हैं 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से निकालते हैं, वज्र गुणा से हम ज्ञात करते हैं। तो ये अक्सर क्वेश्चन ऐसे लॉजिकल भी पूछे जाते हैं। सदिश योग के अंदर अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आप, सदिश योग के अंदर पूछा जाता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण, मैग्नीट्यूड होगा किसमें होगा। देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए प्लस बी, अब याद रखिएगा आप लोग, जो आर होगा ना वो हमेशा ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच में होगा या बराबर होगा। ये लॉजिक है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ए प्लस बी और ए माइनस बी, इधर ए माइनस बी कर दें, ए माइनस बी से कम नहीं, ए प्लस बी से बड़ा नहीं। ए माइनस बी और ए प्लस बी के बीच में होगा। याद रखिएगा, ए प्लस बी से बड़ा नहीं हो सकता, ए माइनस बी से छोटा नहीं हो सकता। जैसे मान लो 6 न्यूटन व 8 न्यूटन, इसका जो भी रिजल्ट आएगा, इसका जो भी परिणामी आएगा वो किसके बराबर होगा, तो 8 - 6 और 8 + 6 इनके बीच में रहेगा, यानी 2 और 14 इनके बीच में ही रिजल्ट आएगा। बराबर आ सकता है, कम नहीं हो सकता, a माइनस बी से ज्यादा नहीं हो सकता, a प्लस बी से बराबर हो सकता है a प्लस बी के, और बराबर हो सकता है a माइनस बी के। तो ये वेक्टर के ऊपर इस टाइप के लॉजिकल भी पूछे जाते हैं। एक सवाल ये पूछा जाता है कि अगर आपके पास 4 सदिश है, इनका परिणामी क्या होगा, जैसे कि A B C D P Q R S। अब देखो सारे एक ही चक्र में चल रहे हैं, पूरा एक ही चक्र है। परिणामी क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, तो परिणामी P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर प्लस S वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट पूरा का पूरा कंप्लीटली 0 बता देगा। तो ये कंसेप्चुअली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दो सदिश लंबवत हो, two vectors are perpendicular, what is their condition? परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या होती है, दो सदिशों के लंबवत होने की शर्त ये भी पूछी जाती है। लंबवत सदिशों की शर्त, परपेंडिकुलर, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0, याद रखिएगा, या a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू 0। तो ये भी कंसेप्चुअली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये सीरीज का एक मेजर पार्ट है जिसके अंदर वेक्टर के ऊपर भी सवाल अक्सर बनते रहते हैं। तो ये सवाल, इन सवालों के ऊपर आप फोकस करें, पैटर्न को देखें, किस पैटर्न पे ज्यादातर क्वेश्चन हम जो डिस्कस कर रहे हैं या तो आए हुए या आने की संभावना होती है। ये इन चीजों के ऊपर आप विशेष ध्यान रखें, तो आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। अब देखिए, जैसे अपन 2D की बात करते हैं, द्विविमीय गति की, तो द्विविमीय गति के अंदर जब अपन कुछ संबंधों की बात करते हैं तो ये सवाल अक्सर पूछे गए हैं, और ज्यादातर जो सवाल पूछे गए वो पूछे गए हैं प्रक्षेप्य गति के ऊपर। तो हम इन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, रेखीय वेग
व कोणीय वेग में संबंध होगा ए v इज इक्वल टू ओमेगा v ओमेगा इज इक्वल टू वी आर सी v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर डी v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन आर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा v इज इक्वल टू ओमेगा। ये 2D का एक पार्ट है, 2D के अंदर ये पूछा जाता है v इज इक्वल टू ओमेगा, द्विविमीय गति या वृत्तीय गति का एक पार्ट है। पहले काफी क्वेश्चन ये आ चुका है, इनके आने की प्रबल संभावनाएं रहती है। एक लॉजिकल सवाल और बताता हूं मैं आपको। अगर हम किसी रस्सी को, क्वेश्चन देखिए, यदि हम किसी L लंबाई की रस्सी को ओमेगा कोणीय वेग से m द्रव्यमान के पिंड को बांधकर घुमाएं तो तनाव क्या होगा, टेंशन क्या होगा। तो तनाव T इज इक्वल होगा m ओमेगा स्क्वायर। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा है ये क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा पूछा है। इसको हम अभिकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल भी कहते हैं। इफ an object is rotated with angular velocity omega, mass m, by a rope of length L, then what will the tension in the rope? That will be T is equal to m omega square r। ये बहुत ज्यादा पूछा गया। इसमें अगर मान लो यहाँ ओमेगा की जगह आपको v दे देता, कि कोणीय वेग की जगह मान लो रेखीय वेग दे देता, तो सवाल चेंज होता। आंसर इसका ऐसे होता mv स्क्वायर अपॉन r। याद रखिएगा, तब वो फिर चेंज हो जाता, तुरंत m ओमेगा स्क्वायर r की जगह mv स्क्वायर अपॉन r हो जाता। तो ये भी लॉजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। अब मैं आपको प्रक्षेप्य के बारे में बताऊं, प्रोजेक्टाइल के बारे में बताऊं। देखिए, प्रक्षेप्य के ऊपर जो सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, वो पूछा जाता है कि पूरक कोणों से दो प्रक्षेप्य छोड़े गए तो उनमें क्या समान होगी। पूरक कोणों पर प्रक्षेप्य के लिए समान होगी ए ऊंचाई, बी परास, सी काल, डी approximately. If two projectiles fired at complementary angles, which will remain same, height, range, time, all. तो इसका आंसर होगा रेंज प्लस समान होगी। आपने अगर थीटा और 90 माइनस थीटा से दो प्रक्षेप्य छोड़े हैं, तो एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, तो इसकी रेंज हमेशा समान रहेगी, परास हमेशा समान रहेगी। याद रखिएगा। एक सवाल और लॉजिकल जो मैंने अक्सर आपको क्लास में, ऑफलाइन क्लास में बताया है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। वो क्वेश्चन है कि प्रक्षेप्य की समीकरण y is equal to √3x minus 0.4x square में प्रक्षेपण कोण क्या है। अब ये क्वेश्चन अक्सर पूछ रहे थे। अब इसमें आपको तुलना करनी पड़ेगी, कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर कैसे करेंगे, तो आप लिखोगे tan थीटा x माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये तो इसका इक्वेशन है, इसकी समीकरण है। आप इसकी समीकरण से इसको कंपेयर करोगे, इसकी तुलना करोगे, तो आप देखोगे ये √3 tan थीटा। बाकी से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको तो प्रक्षेपण कोण चाहिए। आपको यू रिक्वायर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। When equation of projectile is given, you have to find the angle of projection. For this purpose, you have to compare the quantities with equations. तो यहाँ पर क्वांटिटी का हम समीकरणों के साथ तुलना करेंगे, तो यहाँ tan थीटा √3 के बराबर आ रहा है। tan थीटा जब √3 के बराबर आ रहा है, तो हम जानते हैं tan थीटा में √3 कितने डिग्री होता है, तो वो होता है tan 60 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से लॉजिकली भी हम ये सवाल निकाल सकते हैं। कई बार परास में, कोण में और ऊंचाई में संबंध पूछ लेते हैं।
तो देखिए एच आर व थीटा में संबंध क्या होगा, तो आप याद रखना tan थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन आर। ये भी सवाल बहुत पूछा गया है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एच आर थीटा में संबंध tan थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन आर। लॉजिकली ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज के कुछ ब्रह्मास्त्र हमने आपको दिए हैं, आप इनका यूज करें, आप इनके पैटर्न को फॉलो करें। इस पैटर्न पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आज की ब्रह्मास्त्र सीरीज हम लेके आए हैं, और भी सीरीज हम लेके आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इसका लगातार फायदा उठाते रहें। प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय टीसी चौहान। थैंक यू।